हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पार्क चैनल। ये पॉलिटी का एक नया सीरीज चलाया जा रहा है। यूपीपीएससी एक्चुअली ये टारगेट होगा इसके लिए, लेकिन जो यूपीएसआई, ईपीएफओ और अदर एग्जाम्स की तैयारी करते हैं जिसमें पॉलिटी एक सब्जेक्ट है और मेजर सब्जेक्ट है, जिसमें पॉलिटी एक अच्छे सब्जेक्ट की तरफ पूछा जाता है, तो उसको उन सभी लोगों को ये सीरीज ज़रूर देखना चाहिए। और क्योंकि ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ये बहुत अच्छे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसको इग्नोर नहीं करें, आप इसको पूरा देखें। और आगे भी जो वीडियो आएंगे आपको उन सारी वीडियो को पूरा देखना है, तभी ये बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। और यूपीपीएससी के लिए तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इवन यूपीपीएससी जितने भी एग्जाम्स कराती है, अदर 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 एग्जाम्स, उनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये कहना तो मुश्किल है कि कौन सा क्वेश्चन होगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से होंगे। आप बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और एक एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वॉज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो ये पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता इस्टेब्लिश हुआ था, वो किस रेगुलेटिंग एक्ट या फिर किस एक्ट के तहत ये जो बना था। तो ये हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो देखो, हर बार मैं सारे ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगा आपके, क्योंकि ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, तो इसमें हमेशा पढ़ने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा मैं पढ़ दूंगा। द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम। तो ये फोर्ट विलियम पे बना हुआ था। और जो तीन चार रेगुलेटिंग एक्ट थे, एक 1773, ये पहला रेगुलेटिंग एक्ट के सीरीज में पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। और जो पहले चीफ जस्टिस बने थे उनका भी नाम आपको याद होना चाहिए, सर इलिजा इम्पे। सर इलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर अगले की देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे नंबर करके नहीं दिए हुए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली बार बार पूछे गए हैं, तो उनको ये एक्चुअली एक दिखाने का तरीका है। तो इसको भी हम थोड़ा सा देख के चलेंगे। स्टेटमेंट वाइज ये क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था आर ओ में। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता was established by the regulating act of 1773। ये राइट है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा लिमेंस्टर was the first chief justice of this court। तो ये गलत है। अभी हमने देखा कि इलिजा इम्पे जो थे वो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि उस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उस समय इंडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो बंगाल में एक्चुअली इस्टेब्लिश हुआ था। तो इसमें ऑप्शन ए जो है राइट होगा। तो ये मैच द लिस्ट फर्स्ट और सेकंड ये कहता है। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, परमिशन टू इंग्लिश मशीनरीज टू वर्क इन इंडिया, अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। तो आप सभी ये सारे ही जो रेगुलेटिंग एक्ट हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चन बनने की हमेशा संभावना होती है। अलग अलग एक्ट में अलग अलग प्रोविजंस दिए हुए हैं, अलग अलग अमेंडमेंट्स किए गए थे, वो अगर आपको याद होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो ये हुआ था पिट्स एक्ट 1784 में। क्योंकि जो कुछ ऐसी खामियां रह गई थी, उन्हें ब्रिटिशर्स को लगा कि कुछ ऐसी खामियां हैं जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं दिया गया, तो उसके 11 साल बाद 1784 में इन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो है स्थापना की थी। फिर सुप्रीम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये अभी हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। फिर परमिशन टू इंग्लिश मशीनरी टू वर्क इन इंडिया, ये चार्टर एक्ट 1813 में दिया गया था। और इसी एक्ट में 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए एजुकेशन पे भी कहा गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, तो लॉ मेंबर एक्चुअली लॉ या फिर लॉ कमीशन पहली बार चार्टर एक्ट 1833 के तहत बना था। और लॉर्ड मैकॉले जो थे पहले लॉ ऑफिसर भी थे। तो इस हिसाब से कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ए का दो, ए का दो में दो दो हैं, फिर इसके बाद दो का एक, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। मैंने, अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखना चाहते हैं तो आप पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। By which act the British Parliament had abolished the monopoly of East India Company's trade in India except for tea and China trade। तो ये हुआ था 1833 में, 1813 में, 33 नहीं, 1813। और 1833 और 1853 ये तो कोई चार्टर ही नहीं था। 1873 यहीं पे चार्टर वाला जो था कार्यक्रम खत्म हो गया था, उसके बाद वायसराय की पोस्ट इस्टेब्लिश कर दी गई थी। और तो ये 1833 में तीन बातें हम लोगों ने अभी देखा। एक तो
ट्रेड जो है टी और चाइना के साथ जो है केवल रहेगा, बाकी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई। बाकी इंग्लिश मशीनरी को इसमें अलाउ किया गया था और 1 लाख रुपए जो है खर्च करने की भी बात कही गई थी। तो ये जो है आप याद रखेंगे। और पूरी तरीके से इस ट्रेड बॉडी को ख़त्म कर दिया गया था 1833 में। तो ये भी आप याद रखेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या जाए। यहाँ पे लिखा गया, वाइल चार्टर एक्ट ऑफ 1833 abolished कॉमर्शियल रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड अलाउड ईस्ट इंडिया कंपनी टू परफॉर्म पॉलिटिकल फंक्शन ओनली। तो अगर मोनोपोली की जब बात होगी तो 1813 वाला ही सही होगा, लेकिन अगर कि कॉमर्शियल रोल कब ख़त्म किया गया था या फिर सारी चीज़ें ख़त्म कर कब कर दी गई थी तो 1833। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको आप लैंग्वेज को पकड़ के रखेंगे। विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिया टू टेक सम शेयर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दियर कंट्री। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये एक्चुअली हुआ था 1833 में। कहा गया था कि किसी भी इंडियंस को या फिर ब्रिटिशर्स को रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के हिसाब से उनको डिबार नहीं किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में उनका रोल जो है एक सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, बहुत स्लो प्रोसेस था, इक्का दुक्का किसी को रोक ले रहे थे। Under which of the following act Legislative Council of India received the power to discuss the budget? Indian Council Act 1861, Indian Council Act 1892, Indian Council Act 1909 और 1919। तो ये 1892 में हुआ था एक्चुअली, और इसमें एक्चुअली बजट को डिस्कस करने का पावर दिया गया था, लेकिन वहाँ वहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। और यहाँ पे इलेक्शन भी पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इलेक्शन वर्ड नहीं यूज किया गया था, और कुछ ऐसे मेंबर जो है इलेक्ट किए जाते थे। बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज फेडरल कोर्ट इन इंडिया क्रिएटेड। सो इंडिया, देखिए ये फेडरल कोर्ट पूछा है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1909 एंड 1909। तो इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था वो 1935 वाले एक्ट से अक्टूबर अक्टूबर 1937 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था, और जो बाद में चल करके 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट, और जो मॉडर्न डे हमारा सुप्रीम कोर्ट दिखता है, तो उसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो एक्चुअली 1937 में जो बना था, उसके चीफ जस्टिस का भी नाम आपको याद होना चाहिए, सर मॉरिस गायर, और इमले नाम था, जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ था 1773 के तहत। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज डायरकी इंट्रोड्यूस्ड एट सेंट्रल लेवल। देखो डायरकी का 2 बार नाम आता है, ज़्यादातर डायरकी 1919 वाला ही लोगों को याद होता है, लेकिन वो प्रोविंशियल लेवल पे हुआ था, मतलब कि स्टेट लेवल में, कि स्टेट में जैसे एक गवर्नर होता है और एक वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो इस यहाँ इनके बीच में जो पावर का डिवीजन था उनको बोला जाता था डायरकी। लेकिन अब इनके बीच नहीं, बल्कि अब सेंटर के बीच में जो है एक डायरकी जो है इंट्रोड्यूस की गई थी। तो वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1935 में। और अगर प्रोविंस में पूछे या फिर डायरकी कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 1919 में। द इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बाईकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम बाई इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, यहाँ तो पहली बार इलेक्शंस हुए थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1990, यहाँ ये पहली बार ऐसा सीरियस एफर्ट जो आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखा जाता है। और इसमें मुस्लिम सेपरेट इलेक्ट्रोड भी जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए मिंटो को जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने फादर ऑफ हु वाज फादर ऑफ टू डिवाइड इंडिया, ऐसा कुछ करके उन्होंने कहा था। और एक एक्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसी में जो है बाईकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया था। विथ रेफरेंस टू इंडियन सिविल सर्विसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 provided for a separate examination for the Indian civil services which was to be held in India. In the Indian civil servant service in 1941, the percentage of Indians was more as compared to Europeans। तो ये दोनों बातें सही हैं एक्चुअली, कि पहले, और जब एग्जाम कब हुआ था 1922 में, और पहली बार इलाहाबाद में हुआ था, उसके बाद दिल्ली में भी हुआ था। तो ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी पूरा एक समरी आपको दे दिया है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस विद 120 मेंबर्स वॉज क्रिएटेड।
एक्ट ऑफ 1919, एक्ट ऑफ 1793, एक्ट ऑफ 1909 और चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो ये एक 1990 जो मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म थे उसी के साथ ही इसको किया गया था। और इसकी जो चैम्बर्स को एक्चुअली प्रिसाइड कौन करता था, ये करते थे वाइसराय। और सब क्योंकि प्रिंसली स्टेट के जो अपने कंसर्न थे या फिर एक अपनी लॉयल्टी सिद्ध करने के लिए ब्रिटिशर्स के साथ जो है इस चैम्बर को क्रिएट किया गया था। और इसके जो पहले चांसलर ऑफ द चैम्बर जो थे महाराजा बीकानेर जो थे, गंगा सिंह जी का भी नाम आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज अ रेलिक ऑफ। तो हम सभी को पता है कि 1935 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगभग मेजरली उसी से इन्फ्लुएंस है। और लगभग 60-70% इवन लोग कहते हैं कि वहाँ से ही बोरो किया गया है। और जो वैसे ही पार्ट एक्चुअली बोरो किए गए हैं जो हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली होल्ड करते थे, जो अच्छे आइडिया लाते थे। ऐसा नहीं कि किसी को भी ले लिया गया, सप्रेसिव आइडिया को नहीं लिया गया है। तो इसमें ऑप्शन बी विल बी राइट। A federal system and hierarchy at center was introduced in India. I have already uh, explained. Hierarchy at center कब किया गया था? 1935 में। ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन वाज इंक्लूडेड इन। तो ये 1935 में ही किया गया था। लेकिन एक चीज़ और आप यहाँ पे याद रखेंगे कि ये एक्चुअली एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, केवल जिसकी बात की गई थी, क्योंकि इसमें एक प्रोविज़न डाल दिया गया था कि अगर प्रिंसली स्टेट एग्री करेंगे इतने परसेंट तभी ऑल इंडिया फेडरेशन जो है आएगा। लेकिन प्रिंसली स्टेट क्यों ही एग्री करेंगे, तो इस वजह से नहीं ये हो पाया था। लेकिन एक प्रोविज़न था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड फॉर अ फेडरल पॉलिटी इन इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जो है 1935 में था। इन फेडरेशन established by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 रेजुलरी पावर वाज गिवन टू द। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया थे उनको रेजुलरी पावर उस समय दी गई थी 1935 वाले एक्ट में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड परमानेंट कॉन्स्टिट्यूएंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री एट कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज अडॉप्टेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में? तो ये कौन नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री यही यही एक्चुअली है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, ये बात तो सही है, ये दिया गया था। इनविजिंग द स्कीम थोड़ा सा दिया गया था लेकिन इसको क्वेश्चन के हिसाब से सही मानेंगे। इनविजिंग ए स्कीम ऑफ फेडरेशन, नॉमिनेशन ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स टू द लेजिस्लेचर। तो ये सभी बातें सही हैं, लेकिन पहला वाला जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं की गई थी। अगर अच्छा पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कब कही गई थी, तो वो की गई थी 1934। तो जो स्वराज पार्टी थी उसी के एक मेंबर थे एम एन रॉय, जो कम्युनिस्ट लीडर भी माने जाते थे। उन्हीं ने ये कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना चाहिए जिससे हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कब किया गया था। वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट? It is the main source of Constitution of India. It's a possibility it will be right. It gave independence to India. No, Independence Act तो 1947 में पास हुआ था. It envisages partition of India. ऐसा भी नहीं है. It abolished the native states. No, ऐसा भी नहीं था. तो option A will be right here. Which one of the following acts led to the separation of Burma from India? The Indian Council Act 1909, Government of India Act 1919, Government of India Act 1935, Indian Independence Act 1947। तो ये ऑप्शन सी विल बी राइट हियर। और कब किया गया था एक्चुअली? अप्रैल 1937 में बर्मा को अलग कर दिया गया था इंडिया से, और उसको दिल्ली से जो है रूल करने के बजाय उसको अलग कर दिया गया था। और ये एक्चुअली रिकमेंड किसने किया था? साइमन कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था कि बर्मा को अलग कर देना चाहिए। हु इन द बिगिनिंग प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन प्री इंडिपेंडेंस डे? देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो है एक्सप्लेन किया। तो ये एम एन रॉय थे, बाकी बी आर अम्बेडकर, एनी बेसेंट या नेहरू ये सब नहीं थे। और ये कब किया गया था? 1934 में। और कहाँ पे? रांची में जो सेशन हुआ था स्वराज पार्टी का, वहीं पे इसकी बात की गई थी। बहुत ब्रिलियंट पर्सनालिटी थे एम एन रॉय। आप उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो कभी गूगल करके पढ़िएगा। द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज मेड बाई साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, क्रिप्स मिशन।
और यही एक्चुअली क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। कई बार ये कहा जाता है कि प्रपोजल ऑफ फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जब इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो है प्रपोज करने की बात कब कही गई थी, क्रिप्स मिशन। लेकिन एक अगस्त ऑफर भी है। अगस्त ऑफर में क्या कहा गया था कि ठीक है, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है आप बना सकते हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे इसकी जब बात थोड़ी सी होगी। तो क्रिप्स मिशन में कहा गया था 1942 में जब आया था। और कौन एक्चुअली ऑफिशियल निगोशिएटर था, तो इसके बारे में सिर्फ बाद में बात करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग persons was not a member of the cabinet mission? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर। तो जब लेबर पार्टी एक्चुअली जीत कर आती है दोबारा, दोबारा नहीं, विंस्टन चर्चिल के बाद, तो इटली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो उन्होंने एक कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया में, जिसको लीड कौन कर रहा था, लॉरेंस कर रहे थे। और इसके दो अदर जो मेंबर थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स हैं जो ऊपर क्रिप्स मिशन आपने देखा, इन्हीं की लीडरशिप में हुआ था। लेकिन इस बार कैबिनेट मिशन जो है पैथिक लॉरेंस के लीडरशिप में आता है। और ए बी अलेक्जेंडर ये भी मेंबर होते हैं। तो इसमें कौन नहीं है ये पूछा है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट है, यही नहीं तो। एज पर कैबिनेट मिशन प्लान इन द Constituent Assembly to decide allotted member seat in each province, one representative was in ratio to which population? तो कितने पॉपुलेशन पे एक जो है कैंडिडेट होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, वही बात ये पूछ रहे हैं। तो 10 लाख, रफली एक 10 लाख का आइडिया रखा गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज स्टेब्लिश्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नो, ये बात नहीं है। क्रिप्स मिशन 1942, नो, ये भी नहीं। कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन ये अभी हमने देखा कि कैबिनेट मिशन आता है जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कैसे बनेगी। इसने प्रपोजल रखा था, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और इसी के बाद जो है अगस्त क्रांति आती है, अगस्त रिवोल्यूशन बोला जाता है, जो कि 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने लॉन्च किया था। डू और डाई का उन्होंने एक स्लोगन भी दिया हुआ था, वो भी कई बार पूछा जाता है। और सारे लीडर अरेस्ट हो जाते हैं 9 अगस्त को ही। द फर्स्ट इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट वॉज अनाउंस्ड। ये पूछ रहे हैं कि कब अनाउंस किया गया था। बना तो था 2 सितंबर 1946 को, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि अनाउंस कब किया गया था। तो अनाउंस हुआ था 24 अगस्त 1946 को। तो ये डेट आपको याद होना चाहिए। और इसमें कुछ मिनिस्टर्स के एक्चुअली पोजीशन भी आपको याद होना चाहिए। श्री राजगोपालाचारी वॉज एजुकेशन मिनिस्टर, राजेंद्र प्रसाद फूड के और एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जगजीवन राम मिनिस्टर ऑफ लेबर थे। और यहाँ पे अच्छा, यहाँ दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द मेंबर ऑफ इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म इन अगस्त 1946 एडी। तो इसमें पूछ रहे कौन इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं थे। तो सी राजगोपालाचारी थे, अभी हमने देखा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जगजीवन राम जी थे, और लेकिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये नहीं थे। ये बनते हैं हमारे फर्स्ट जो है वाइस प्रेसिडेंट, जो कि बाद में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एडॉप्ट हो जाता है उसके बाद ये बनते हैं। हाउ वर द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड? डायरेक्टली बाई पब्लिक, नॉमिनेटेड बाई कांग्रेस, नॉमिनेटेड बाई इंडियन रूलर, बाई प्रोविंशियल असेंबलीज। तो बाई प्रोविंशियल असेंबलीज डायरेक्ट जो इलेक्शंस हुए थे एक्चुअली प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर का हुआ था 1946 में। और उनके जो मेंबर चुन करके आए थे वही लोग जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाएंगे उनको जो है चूज किया गया था। हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो ये आप 3-4 डेट याद रखें, मैं सभी डेट को एक्चुअली कर देता हूँ। एक तो आप ये डेट याद रखें 9 दिसंबर 1946, एक है 11 दिसंबर 1946। देखिए ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट हैं, इनसे बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, आप आगे देखेंगे भी, इसलिए मैं एक जगह पे ही बता देता हूँ 1946। और ये 22 जनवरी 1947, ये 47 है, बाकी सब 46। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली सिटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को, जिसको प्रिसाइड करने के लिए डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी को चूज किया गया था। वही ये क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन सी विल बी राइट। और क्योंकि एक अभी हमारा जब पार्लियामेंट चूज होकर के आता है तो हम एक देखते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का जो है एक, अगर आप हिस्ट्री खोजेंगे तो कुछ यहीं से जा करके आपको दिखेगा कि एक जो सीनियर मोस्ट पर्सन होते हैं उनको बैठा दिया जाता है, फिर एक परमानेंट मेंबर को चूज किया जाता है। और परमानेंट मेंबर चूज किए जाते हैं 11 दिसंबर 1946 को।
और ये चूज किए जाते हैं राजेंद्र प्रसाद जी ओके, आरपी राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बिहार से थे। और इनका नाम एक्चुअली प्रपोज किसने किया था, तो जेबी कृपलानी ने किया था, और सर्वसम्मति से ये जो है इनको अध्यक्ष जो है चुन लिया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। फिर 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है पेश किया जाता है। और ये सेशन, जो पहली बार जो सेशन होता है, वो 9 दिसंबर से लेकर के 23 दिसंबर तक चलता है। फिर उसके बाद सिटिंग होती है, और 22 दिसंबर 1947 को जो ये नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 में जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था उसको पास कर दिया जाता है 22 जनवरी 1947 को। उसके पहले डिस्कशंस होते हैं कि क्या कुछ और इंक्लूड करना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या मिस रह गया, और इसमें कुछ और बातें इंक्लूड करनी चाहिए थी। तो ऐसे डिस्कशन के बाद जो है इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज चेयर्ड बाई, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी। Constituent Assembly of India was established on 10 June 1946, 9 December 1946, 26 November 1949, 26 December 1949। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब बना था? 9 दिसंबर 1946 को, हमने पहले ही बता रखा है। When was the first session of Constituent Assembly held? तो 9 दिसंबर 1946। The resolution for giving a constitution to India was adopted by Constituent Assembly। देखिए, जो रिजोल्यूशन दिया गया था तो कब अडॉप्ट किया गया था, ये वो पूछ रहे हैं। तो ये जो है 22 जनवरी 1947। हु डिड प्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो इस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंडियन गवर्नमेंट में भी। इन रिलेशन टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिजोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरू अफेक्ट द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात, जो उन्होंने इन्विजन किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे ये प्रोविजंस होंगे, तो वो बातें उसमें प्रभावित करती हैं। प्रीएम्बल फुलफिल्स वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एम्स, ये भी बात सही है, हमारा प्रीएम्बल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर और डायरेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही बात है। हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाई पीपल डायरेक्टली, नहीं ये बात गलत है। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। हमारा हेड ऑफ स्टेट हमारा कौन है? प्रेसिडेंट है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है? वो होता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को भी हम डायरेक्ट नहीं चूज करते, हम एमएलए या एमपी का जो है चुनाव करते हैं, वो मिल करके फिर एक लीडर चूज करते हैं, जो जा करके प्राइम मिनिस्टर बनता है। और सभी एमएलए सभी इलेक्टेड, देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टेड एमपी, राज्यसभा के और लोकसभा के, ठीक है, इसमें नॉमिनेटेड वाले नहीं। और इलेक्टेड मेंबर सभी एमएलए, सभी राज्यों के एमएलए, ओके। और यूटी के भी एमएलए, जो जहाँ पे एक्चुअली असेंबली है, जैसे आपको दिल्ली में असेंबली मिलेगी, फिर पौंडुचेरी मिलेंगे। हाउ मेनी सेशंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 12 ही है एक्चुअली, 12 सेशंस हुए थे। पहले तो आप 11 सेशन में एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ था, लेकिन एक सीटिंग और होती है जिसमें सारे लोग साइन करते हैं। वो कब होता है? वो होता है 24 जनवरी 1950 को, ओके। इसके और लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कब किया जाता है? तो अगर 3-4 चीज़ें हैं, अगर ये पूछा जाए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कब हुआ, एडॉप्ट कब हुआ, ये लैंग्वेज आप बहुत पकड़े, तो आपको मिलेगा वो 26 नवंबर 1949, ओके। और अगर ये कहे कि इम्प्लीमेंट या इन्फोर्स कब हुआ, इन्फोर्स या केम इन फोर्स, तो वो हुआ 26 जनवरी 1950 को। और ये डेट एक्चुअली क्यों चूज की गई थी 26 जनवरी? क्योंकि रावी नदी के किनारे 1929 या 30 में नेहरू जी ने जो है 29 में एक झंडा फहराया था, और ये अनाउंस किया था कि हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जनवरी को मनाया जाएगा। 1930 से ये लगातार किया जा रहा था, तो ये ऑस्पिशियस डे था, इस वजह से इसको वेट करके उस दिन हमने लागू किया। मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, हमने ऊपर बताया कि ये 24 जनवरी है 1950। हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये है 2 ईयर 11 मंथ और 18 डेज,
तो ये फार्मूला आप याद रखें एक तरीके से फार्मूले की तरह। हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है चेयरमैन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फ्लैग कमेटी के चेयरमैन थे, के एम मुंशी जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, और बी एन राव जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइजर थे। तो इसमें एडवाइजर पूछा हुआ है तो ऑप्शन सी विल बी राइट। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाई, तो ये बी एन राव जी के द्वारा ही किया गया था, जिसमें 243 जो है 243 आर्टिकल्स थे और 13 शेड्यूल थे। तो ये आप याद रखेंगे। व्हेन डिड द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये बड़ा ही ट्रिकी या फिर बड़ा टफ क्वेश्चन कह सकते हैं आप कि थर्ड रीडिंग कब हुई थी। तो एक्चुअली एक बार रीडिंग नहीं हुई थी। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक बार जो है पढ़ा गया, फिर उस पर डिबेट हुआ, फिर दूसरी बार हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें थे जिस पे लोग दोबारा डिबेट चाहते थे, तो वो डिबेट हुआ था 17 नवंबर और 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। ओके, तो ये जो है ऑप्शन, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें आपका कोई ऑप्शन सही नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड ऑन, तो देखिए हमने ऊपर बताया था कि कम्प्लीटेड, एडॉप्टेड, ये सब शब्द आए तो आपको बोलना है 26 नवंबर 1949, आंख बंद करके। तो वी पीपल इनैक्ट, एडॉप्ट, ये सब अगर वर्ड आते हैं तो वो 26 नवंबर ही आपको करना है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो ये 26 नवंबर 1949। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, देखो केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949, तो ये बाई कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इटसेल्फ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही बना रही थी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। तो इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है तो एडॉप्शन ऑफ ड्राफ्टिंग, अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी हुई थी वो 19 अगस्त 1947, मतलब 10-12 दिन बाद आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, तो ये था 26 नवंबर 1949। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो कमेंसमेंट पूछा है तो ये हो गया 26 नवंबर 1950। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मेट, तो 9 दिसंबर 1946। तो चौथा तो पहला हो जाएगा, तो 4, फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग हुआ था फर्स्ट, फिर हुआ था थर्ड, थर्ड आ जाएगा, सबसे लास्ट सेकंड आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, फिर उसके सबसे लास्ट में थर्ड। तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 पहला ही ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप एक्सप्लेनेशन को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इसमें है कि असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं ये। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ऑल नेसेसिटीज ऑफ द कंट्री, ये बात सही है। फिर इट इज नन और कॉल्ड एज एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। हु amongst the following advise that Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India, तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था, क्योंकि इनका मानना था कि जो कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था वो केवल इंडिपेंडेंस के लिए हुआ था, उसको समाप्त कर देना चाहिए था, लेकिन इसके साथ अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। In their nationalist reaction, the founding father of Indian Constitution tended to minimize the importance of minority interest and emotions, तो ये कहा था आइवोर जेनिंग्स ने, तो आइवन जेनिंग्स ने इस बात को कहा था। ये स्टेटमेंट कई बार दे करके पूछ लेते हैं कि ये किसने कहा था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज कांग्रेस एंड कांग्रेस वॉज इंडियन, कांग्रेस वॉज इंडिया, तो ये कहा था किसने, ये कहा था ऑस्टिन, तो इनका पूरा नाम था ग्रैनविल ऑस्टिन। ये इस बारे में कहा था कि कांग्रेस ही सब कुछ है, ऐसा इन्होंने कमेंट किया था। हाउ मेनी वुमेन मेंबर्स ओवर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो ये 15 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थी। इंपॉर्टेंट मेंबर का आपको नाम याद होना चाहिए, एक तो सरोजिनी नायडू जी का नाम याद होना चाहिए, विजय लक्ष्मी जी का नाम होना चाहिए,
फिर राजकुमारी अमृत कौर जी का नाम आपको याद होना चाहिए। फिर बेगम एजाज रसूल, इनका भी नाम, सुचित्रा कृपलानी जी का भी नाम, और कमला चौधरी, इनका भी नाम आपको याद होना चाहिए। तो कम से कम 6-7 नाम आपको जरूर याद होने चाहिए, जो कि बार बार क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट कमिटीज ऑफ इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। हु वाज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो ये सरदार पटेल जी थे। और अगर स्टेट कमिटी पूछता तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रोविंशियल और स्टेट दोनों अलग अलग चीज़ें थी। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। उनको कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947 को इनको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है चेयरमैन बनाया गया था। द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अंडर बी आर अम्बेडकर हैड हाउ मेनी मेंबर्स? तो बी आर अम्बेडकर को लेकर के 7 लोग थे, लेकिन बी आर अम्बेडकर क्योंकि इनके लीडरशिप में पूछा जा रहा था, तो 6 लोग थे। और इनके नाम आपको पता होना चाहिए। एन गोपाला स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, बी एल मित्तर, डी पी खैतम, एन माधवन राव वॉज इंक्लूडेड, जब बी एल मित्तल की एक्चुअली डेथ हो गई थी। और टी टी कृष्णाचारी वॉज इंक्लूडेड, जब डी पी खैतन, एक जन की डेथ हो गई थी और एक ने शायद जो है रिजाइन दे दिया था। तो हु एमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? तो अभी हमने देखा सी एन गोपाला स्वामी, नेहरू नहीं है, सरदार नहीं है, तो ये 2 लोग, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तो ऑप्शन ए जो और थर्ड जो है करेक्ट होगा। हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के नहीं थे। यूनियन पावर और स्टेट के जो है ये कमेटी के हेड थे। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेट अप ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर ऑन 29 अगस्त 1947। हमने कई बार इसको देखा। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल फ्लैग कमेटी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमने इसके ऊपर भी देखा था। सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज बीन borrowed in इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये एक्चुअली बारो किया गया था यूएसए के द्वारा, लेकिन जो इसका लैंग्वेज यूज किया गया है वो ऑस्ट्रेलियन जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किया गया है। तो आइडिया जो है वो अगर पूछेगा कि किससे बारो किया गया है, तो वो है यूएसए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का तरीका है वो कहाँ से बारो किया गया है, उसकी लैंग्वेज कहाँ से यूज की गई है, तो वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है ना, तो सुप्रीम कोर्ट न पार्लियामेंट ऐसा कुछ भी सुप्रीम नहीं है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। यूके से बहुत सारी चीज़ें, यूएसएसआर से डायरेक्ट टू प्रिंसिपल करें, ये ड्यूटी जो है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो बारो किया गया था। ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारी चीज़ें बारो की गई थी, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स, ऐसी सारी चीज़ें। द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इंडिया एंड यूएसए। द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, तो जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फेडरल सिस्टम है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ से जो है बारो किया गया था? तो वो कनाडा से बारो किया गया था। कई बार इसको एक्चुअली दिया जाता है कि नॉर्थ एटलांटिक नहीं, नॉर्थ अमेरिकन एक्ट जो है, क्योंकि ये ब्रिटेन के एक समय पे अधीन था, तो इसको पास कर दिया गया था, उससे भी कई बार नाम दे करके पूछा जाता है। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया गया था। और हमारा जो प्रेसिडेंट होगा उसका इलेक्शन कैसे होगा, इसको भी। और जो देखिए, इसमें 3 चीज़ें आप याद रखें, एक तो प्रेसिडेंट, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन। अगर प्रेसिडेंट कहेगा तो वो माना जाएगा यूएसए से, लेकिन प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये आयरलैंड से। और नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर, ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये अभी हमने देखा, द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, यही सही है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन, क्योंकि वही 1867 में पास किया गया था कनाडा के लिए, जो कि कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो इसी का ये दूसरा नाम है।
द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें ऑप्शन डी दिया था यूएसएसआर, ऐसा नहीं है। यूएसएसआर से एक चीज़ ली गई है, वो क्या ली गई है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, जो कि स्वरण सिंह कमेटी के द्वारा जो है रिकमेंड किया गया था और 1976 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ओरिजिनली दिस वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसएसआर से हमने देखा कई सारी चीज़ें ली गई हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी in the Indian Constitution has been adopted from the Constitution of Ireland. Procedure established by law, ये जो है जापान से लिया गया था। और यूएसएसआर से क्या लिया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज। और फ्रांस से क्या लिया गया था, फ्रांस से फ्रेटर्निटी और ये सब लिबर्टी, ये सब चीज़ें ली गई हैं। इन गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस इन कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो देखो, काउंसिल ऑफ स्टेट का ही नाम तो राज्यसभा है। इसी में किसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, टैलेंट और एक्सपीरियंस और सर्विस कंपोजिशन के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ऑफ इंडिया वर इन्फ्लुएंस बाय द एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल से, मैंने बताया था अभी कि जो नॉमिनेशन है राज्यसभा मेंबर का वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है ईरिश रिपब्लिक या फिर ईरिश कंट्री से। तो वही बात इसको थोड़ा सा घुमा करके लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो फंडामेंटल राइट्स, ये सही बात है, यूएसए से ही हमने लिया है, तो इसमें नॉट करेक्ट कुछ है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से, दैट्स राइट। रिजुडरी पावर ऑफ सेंटर और इमरजेंसी पावर जर्मनी से लिया गया है, लेकिन रिजुडरी पावर भी हम कनाडा से लिए हैं। ओके, और ये कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि सेंटर विद स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, ऐसा कुछ करके, वो भी कनाडा से ही लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और इसके सोर्स, रूल ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। तो रूल ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ तो जापान से लिया गया है, लेकिन रूल ऑफ लॉ लिया गया है इंग्लैंड से। रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, तो ये है कंकरेंट लिस्ट तो ऑस्ट्रेलिया से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेंटर कैसे होगा उस वही बात यहाँ पे लिखी जा रही है। तो ऑप्शन हो गया है 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन डी will be right. The concept of fundamental duties has been taken from, so this was taken from सोवियत यूनियन, या फिर कई बार रसिया देगा या फिर यूएसएसआर देगा, तो आप उनके नाम को थोड़ा सा माइंड में रखें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट वन, दिस इज राइट, लेंदीएस्ट और बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन। द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। द चैप्टर ऑफ, ये बात भी सही है, लेकिन लॉन्गेस्ट है, इसका ये एक्सप्लेनेशन नहीं करता, तो ऑप्शन बी विल बी राइट। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज इनकॉर्पोरेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड, तो ये यूएसए से ही लिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हैं उसके अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कौन से आर्टिकल किस पार्ट में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। और ये यूपीपीएससी जो एग्ज़ाम, यूपीपीएससी जो 2025 होने वाला है, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और जो यूपीएसआई या फिर ईपीएफओ की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस भी पेपर में यू पॉलिटी का एक सब्जेक्ट है, उससे ये वीडियो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।